नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के जरिए दिन भर बहुत मेहनत की गई और कराई गई कि धार्मिक मुद्दे की बहस गर्म हो जाए ताकि उसके तवे पर टीवी के स्टूडियो में लावा बनकर मकई के दाने उछलने लगे। खूब गलत बातें कही गई ताकि सही बात करने वाले सही करने आ जाएं और बहस जम जाए। सरकार और कोर्ट तक मामले को ले जाकर उसे आधिकारिक भी बना दिया गया तो बचना मुश्किल भी था। हमारे पास इसकी गिनती तो नहीं है कि इस एक मुद्दे पर बहस पैदा करने के लिए कितने चैनलों के कितने संवाददाता और एंकर लगाए गए। मतदान से पहले इस तरह की मेहनत अब सामान्य हो चुकी है। वैसे इसका एक फायदा भी है कि नौजवान जब बर्बाद हो जाएंगे तब 10-20 साल तक बर्बादी का पता नहीं चलेगा। इस तरह नौजवानों को करीब 2 दशक तक इसके दुख से बचाया जा सकता है। तो आज हमने तय किया है कि निहायत ही बोरिंग टेलीविजन करेंगे ताकि आपसे देखा ना जाए, मरोड़ होने लगे कि दूसरे चैनल पर ही चलते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम का मैच चल रहा है, मजा आएगा, वायरल करने का वीडियो मिलेगा 1 मिनट का। लेकिन हम आज सरकार की एक ऐसी घोषणा का पुरातात्विक उत्खनन कर रहे हैं जिसके ऐलान के वक्त हेडलाइन शानदार बनी थी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात करेंगे। रोजगार को लेकर विपक्ष पर कुछ नहीं करने का आरोप लगाने वाले उन सभी लोगों को लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर उन सवालों को खोजकर पढ़ना चाहिए जो विपक्ष के अलग अलग दलों के सांसदों ने सरकार से पूछे हैं। तब आप जानेंगे कि विपक्ष ने कितने अहम सवाल पूछे हैं और जवाब किस तरह से गोलमोल दिया गया है। सरकार ने रेलवे की परीक्षा की विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी तो बना दी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि रेलवे और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी हो गया। रेलवे में 2.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। 2.25 लाख भर्ती कब निकलेगी, कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद वी विजय साई रेड्डी, सीपीएम के सांसद वी शिवदासन और लोकतांत्रिक जनता दल के श्रेयांश कुमार ने केंद्र में खाली पड़े 8 लाख पदों का सवाल उठाया। जल्दी भर्ती करने की मांग की। विपक्ष के सांसद पूछ रहे हैं कि सशस्त्र बलों के 2.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। रेलवे में ही 2.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। युवाओं के लिए धार्मिक मुद्दे तो तुरंत लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन नौकरी की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता है। सरकार हमेशा भर्ती की बात पर गोलमोल जवाब देती है या जवाब ही नहीं देती है। The Prime Minister was speaking eloquently about jobs and employment. I want to humbly submit to him a statistic which he should use in his next speech. As on 31/3/21, there were 8,72,243 vacancies in the central government. 8,72,243 vacancies. And the almighty government of India recruited 78,264 persons to these vacancies, leaving nearly 8 lakh vacancies vacant as of today. जब केंद्र सरकार में 8 लाख पद खाली हैं, तो फिर इनकी भर्ती का ऐलान करने में उसे क्या दिक्कत है? इससे तो राज्यों पर भी भर्ती निकालने और पूरी करने का दबाव बनेगा और नौजवानों का काफी भला हो जाएगा। यूपी में चुनाव आया तो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख दिया कि कोविड के कारण भर्तियां बंद थी सेना में, उसे शुरू किया जाए। कई जगहों पर इसे प्रमुखता से छापा गया है। इस पत्र से यह पता चलता है कि सेना की भर्ती बंद है, जबकि इस 2 साल में असंख्य रैलियां हो गई हैं, चुनाव हो चुके हैं। मंत्री जी ने एक और हकीकत बताई है कि 2 साल से भर्ती नहीं होने से 18 से 21 साल के युवाओं का चांस चला गया। इसलिए रक्षा मंत्री से उन्होंने मांग की है कि उम्र सीमा में छूट देकर मौका मिले। कोरोना के कारण यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार एक और मौके की मांग करते रह गए, तब सरकार ने नहीं माना। उस समय भी कई सांसदों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई थी। इस पत्र पर सेना ने कुछ भी नहीं कहा। मीडिया में
इन मुद्दों पर बात करना सरकार से ज्यादा मीडिया से संघर्ष करना हो गया है। इन युवाओं से आगरा में हमारे सहयोगी नसीम और अलीगढ़ में अदनान ने भी बात की है। आगरा का यह सिरोली गांव है। यहां के नौजवानों ने अपने खर्चे से 410 मीटर का एक ट्रैक बना लिया है ताकि इस पर दौड़ने का अभ्यास करते रहें। वे सेना या पुलिस की भर्ती में पास हो जाएं। सुबह शाम बिना नागा ये नौजवान दौड़ लगाते रहते हैं, कसरत करते रहते हैं। इनका कहना है कि कई साल से पुलिस और सेना की भर्ती नहीं आई है। इनकी यह समस्या है, नौकरी निकलती है तो नतीजा नहीं निकलता। इसी तरह से हाल के दिनों में बिहार से मनीष कुमार ने आपको पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से सड़क पर चीजों को लगाकर नौजवान सेना और पुलिस की भर्ती का अभ्यास कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में दिन रात ये नौजवान पुलिस और सेना की भर्ती के लिए कसरत करते रहते हैं। सेना की भर्ती के लिए हजारों की संख्या में नौजवान आ जाते हैं, लेकिन इसका इंतजाम तो हो सकता था। जब पूरी आबादी के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट का सिस्टम रातों रात बन सकता है तो हर उम्मीदवार को अलग अलग समय पर बुलाकर भर्ती की शारीरिक और लिखित परीक्षा ली ही जा सकती थी। दूसरी कई परीक्षाएं ली भी गईं। ये गांव सिरौली में ये हमने 410 मीटर का ट्रैक बनाया हुआ है मिट्टी से। यहाँ पर 400 से 500 लोग डेली बच्चे दौड़ करने आते हैं पुलिस की फौज की भर्ती के लिए। यहाँ पे ना तो सरकार वैकेंसी निकालती है, 1 साल हो गई पेपर नहीं कराया अभी तक फौज का। और योगी जी कहते हैं हम गर्मी निकाल देंगे। गर्मी क्यों निकाल रहे हो? यहाँ पे भर्तियाँ निकालो, हम अपना रोजगार देखें। और कोई यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं करते। इससे तो हम क्या फांसी लगा के मर जाएं। इस पर करीब 300-400 बालक आते हैं शाम की टाइम और सुबह भी आते हैं और रनिंग करते हैं। हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है, ये किसी की जगह है, कभी भी जुड़ सकता है ये। ना तो यहाँ कोई मिनी स्टेडियम है जैसे अकोला बना, जैसे अपने क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए तैयारी करने के लिए। एक पैराशूट में भी रनिंग करते हैं, उधर जंप होते तो उस गोला को जोड़ते थे। भर्ती की टाइम पर बहुत दिक्कत आती है लड़कों को रनिंग करने के लिए। पैरों में गिट्टी भी लग जाती है। सुबह हम कल शाम को रोड पर गए थे रनिंग करने के लिए, पैर में गिट्टी लग गई है, ये दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरी निकलनी चाहिए। और ये करीब 2-3 साल पीछे भर्ती निकली थी आर्मी की, उसमें बंदों ने रनिंग भी मारी है और उसका पेपर नहीं आया। उस पेपर को भी 1 साल हो गई है, डेट अभी कोई फिक्स नहीं है। भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ सब चल रहा है, आपका चुनाव चल रहा है, दारू के ठेके खुले हैं, हर चीज़, बस कॉलेज और स्कूल और भर्तियाँ यूँ क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? हम भाई मेहनत कर रहे हैं यहाँ, अपना पसीना बहा रहे हैं यहाँ। जिम्मेदारी है मेरे सर पे, सब लोगों के पे, मेरे घर में, फैमिली में, सदस्य में, भाई हर एक चीज़ है। आप क्यों नहीं करना चाहते? या तो आपको देना नहीं है तो आप ये कह सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरियां नहीं दे सकता हूं। अतुल कुलश्रेष्ठ सेना से रिटायर हैं, जोधपुर में रहते हैं। सेना में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग चलाते हैं। उनका भी कहना है कि भर्ती बार बार स्थगित होने से छात्रों की उम्र निकल जाती है, वे इसके लिए अयोग्य होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021-22 सत्र की जो सेना भर्ती होनी थी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जोधपुर एआरओ की दौड़, और इसी दौड़ के मुताबिक कई सारे जिलों में पूरे देश भर में इस तरह की दौड़ हुई, जहां पर बच्चे ने दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, 1600 मीटर दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ और फिर जो एग्जाम जो होना था अप्रैल के माह में, वो कोविड के कारण स्थगित हो गया। उसके बाद एग्जाम्स की निरंतर डेट्स आती रही, परंतु डेट से एग्जाम की जो डेट स्टिपुलेटेड जो डेट्स थी, उनसे कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आ जाता कि कोविड के कारण एग्जाम कैंसिल हो रहा है। पर यहां पर विसंगति इस बात की है, जहां एक तरफ कोविड की वजह से रिटन परीक्षाएं कैंसिल की जा रही थी, उन्हीं डेट्स के अंदर कुछ एआरओज में और कुछ सेंटर भर्तियों में दौड़ भी आयोजित की जा रही थी, परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही थी। तो यहां पर एक सोचने का विषय और यह बच्चों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही साथ जिस समय में कोविड की वजह से ये जो सेना भर्ती के जो छात्र हैं, इनकी भर्ती परीक्षाएं रद्द की जा रही थी और जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की है, वहीं पर वे बच्चे जो कि 5वीं से 6ठी में प्रवेश लेने के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करी जा रही थी। तो यहां पर इस बात का बहुत ही असंतोष है बच्चों में, और बच्चे सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं। यहां पर एक क्लैरिटी की कमी है। अब हम आते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पर।
इसके जरिए दावा किया गया कि इस समय एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या बैंक की परीक्षाएं अलग अलग एजेंसियां कराती हैं। इससे काफी समय लगता है और छात्रों के बहुत पैसे चले जाते हैं। तो इसकी जगह एक नई भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का आइडिया लाया गया और इसकी घोषणा 2 साल पहले 1 फरवरी 2020 के बजट में निर्मला सीतारमण ने की। तब तमाम परीक्षा एजेंसियों की जगह एनआरए के बनने से 600 करोड़ से अधिक की बचत की बात की जा रही थी। इससे जुड़ी खबरों में यह भी लिखा मिला कि सरकार 3 साल में 1500 करोड़ से अधिक की राशि एनआरए को देगी। कितना पैसा दिया, हमें इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। फिलहाल आप 1 फरवरी 2020 के बजट में इसका ऐलान देखिए। तालियों से तब स्वागत किया गया था। To mitigate the hardship so faced, it is proposed to set up a national recruitment agency as an independent, professional, specialist organization for conduct of computer-based online common eligibility test for recruitment to non-gazetted posts. A test center in every district, particularly in the aspirational districts, would be set up. जाहिर है परीक्षा में सुधार को लेकर यह एक बड़ा कदम था, तो अखबारों में इस खबर को प्रमुखता मिलनी भी थी। आगे आप जानेंगे कि इस क्रांतिकारी ऐलान का क्या हुआ। लेकिन एक बात संदर्भ के लिए कि जब कोरोना की महामारी आई और पहली बार तालाबंदी हुई, तब बजट में की गई कई घोषणाओं पर, उसके अमल पर रोक भी लगा दी गई थी। लेकिन उस वक्त की इन हेडलाइनों को आप ड्रीम सीक्वेंस में देखिए, फ्लैशबैक में, स्लो मोशन में। नौकरी पर बात नहीं करने वाली सरकार ने भर्ती परीक्षा का एक नया सिस्टम बनाने का ऐलान किया था, तो हेडलाइनों में जान आ गई थी। हिंदी के अखबारों में जॉब लिखा मिला, नौजवानों के चेहरे लगाए गए और इस खबर को चटक बना दिया गया ताकि उम्मीद की हवा आंधी में बदल जाए। उस समय यह भी बताया गया था कि इस एजेंसी के तहत ग्रुप बी के अराजपत्रित पदों की बहाली होनी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की परीक्षाएं इसके जरिए होंगी ताकि समय की बचत होगी। अब मुकदमों से मुक्ति मिलेगी, परीक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा, भर्ती समय पर निकलेगी, समय पर पूरी होगी, वगैरह वगैरह ड्रीम में आने लगे। यह फ्लैशबैक फरवरी 2020 का है, जब नौजवान इस खबर को देखते ही हवा में स्लो मोशन में उड़ने लगे होंगे। कुछ तो हो रहा है, बस यही तो होना है कि कुछ तो हो रहा है, हो या ना हो, कुछ होते रहना चाहिए। नौजवान हर दिन अपने कमरे में स्लो मोशन में हौले हौले दौड़ने का अभ्यास भी करें, फील आएगी और मुस्लिम विरोधी डिबेट में उलझे रहें। 10-20 साल पल में गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब बर्बाद हुए। 1 फरवरी 2020 के बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा होती है। जून 2020 में कोरोना के कारण सरकार ने उस साल के बजट में घोषित नई योजनाओं पर 31 मार्च 2021 तक के लिए, यानी 1 साल के लिए रोक लगा दी। लेकिन खुद ही प्रधानमंत्री ने 19 अगस्त 2020 को ट्वीट किया है कि कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दी है। यही नहीं, 11 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए पदों को मंजूर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना के कारण नई योजनाओं पर जो 1 साल के लिए रोक लगी थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की प्रक्रियाओं पर वो रोक लागू नजर नहीं आती है। प्रधानमंत्री ट्वीट में कहते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। कॉमन परीक्षा के जरिए कई तरह की परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, उनका कीमती वक्त बचेगा और संसाधन भी। पारदर्शिता को भी बड़ा बल मिलेगा। हमने इंटरनेट पर काफी सर्च किया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की वेबसाइट कौन सी है, दफ्तर कहां है, तो हमें सफलता नहीं मिली। यह हमारी भी कमी हो सकती है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस शो को देखने के बाद जब सरकार नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की वेबसाइट का लिंक बताएगी तो हम अगले शो में उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन देखिए, आपको टाइमलाइन तो याद है ना, फिर से रिवाइज कराना चाहते हैं। 1 फरवरी 2020 के बजट में इसकी घोषणा होती है। 7 महीने बाद अगस्त 2020 में कैबिनेट फैसला लेती है। फिर अगले महीने सितंबर 2020 में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में लिखित रूप से जवाब देते हैं कि सितंबर 2021 से यह एजेंसी परीक्षा लेने लगेगी। सितंबर 2021 आ गया
तो मंत्री जी कहने लगे कि 2022 के शुरू से एनआरए परीक्षा लेने लगेगी। उनके इस बयान को लेकर सितंबर 2021 में सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि मंत्री ने एनआरए को ऐतिहासिक सुधार बताया है। तो आपने देखा कि सितंबर 2021 में इसे भर्ती की परीक्षा लेनी थी, लेकिन उस महीने मंत्री जी कह देते हैं कि 2022 से परीक्षा ली जाएगी। 2020 से 2022 आ गया। अब मार्च 2022 में एनआरए के द्वारा परीक्षा लेने की खबरें मिली हैं। हमें किस भर्ती की परीक्षा होने वाली है इसकी जानकारी हमें तब मिलती जब एनआरए की कोई वेबसाइट हमें मिल जाती, जो कि मिली नहीं। कई लोग कहते हैं कि विपक्ष अपना काम नहीं करता, लेकिन आपने देखा कि रोजगार की बात को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाया। आप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भूल गए होंगे, लेकिन कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल को याद रहा। दिसंबर 2021 में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से एक सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि एनआरए का आर्किटेक्चर यानी ढांचा बनकर तैयार हो गया है? यदि हो गया है तो इसके डिटेल क्या है? क्या एनआरए ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी है? क्या एनआरए पहले से मौजूद भर्ती एजेंसियों की जगह ले लेगा? इस तरह से कपिल सिब्बल ने एनआरए को लेकर काफी विस्तृत सवाल पूछे हैं, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में। कपिल सिब्बल के इस सवाल का जवाब सरकार किस तरह से देती है, यह भी दिलचस्प है। सवाल यह था कि एनआरए का आर्किटेक्चर यानी ढांचा बनकर तैयार हो गया है और यह कब से भर्तियां शुरू करने वाली है एजेंसी। प्रधानमंत्री से सवाल था, अब मैं जवाब पढ़ रहा हूं। इस जवाब की हिंदी मेरी नहीं है, राज्यसभा के जवाब से ही पढ़ रहा हूं। युवा चाहें तो हौले हौले स्लो मोशन में दौड़ते हुए इस जवाब को सुन सकते हैं। उनके भविष्य का सवाल है। सभी उम्मीदवारों को एक ही मंच प्रदान करके सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे उम्मीदवारों की कठिनाइयों को कम करने और भर्ती में समानता और समावेशिता का एक नया मानक स्थापित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना की है, जो केंद्र सरकार में पदों की कुछ श्रेणियों हेतु उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी, जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के माध्यम से भर्ती की जाती है। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी केंद्र सरकार की मौजूदा भर्ती एजेंसियां अपनी आवश्यकता के अनुसार डोमेन विशिष्ट परीक्षण आयोजित करना जारी रखेंगी। एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है, जो पाठ्यक्रम, परीक्षा की योजना, शुल्क संरचना, सामान्यीकरण और मूल्यांकन पर मार्गदर्शन के अलावा परीक्षणों के आयोजन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर भी अपनी सिफारिशें देगी। वह कमेटी कहां है जिसका काम पाठ्यक्रम, फीस और नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पर रिपोर्ट देना था? इस कमेटी के रहते रेलवे की भर्ती परीक्षा को लेकर जब विवाद उठा तो एक नई कमेटी का गठन क्यों किया गया? कपिल सिब्बल और सरकार के जवाब का मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या वही कहा गया जो पूछा गया था। सवाल प्रधानमंत्री से था, लेकिन उनके ही कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। एनआरए के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमने काफी सर्च किया कि इसकी वेबसाइट मिल ही जाए, मिली नहीं। हमारी सरकार से अपील है कि इसकी वेबसाइट का लिंक हमें तुरंत दें, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि कौन कौन सी परीक्षा कब कब होने वाली है। अंत में हमें कार्मिक मंत्रालय की वेबसाइट की शरण में जाना पड़ा। इस पर सरकारी आदेशों के सर्कुलर का एक सेक्शन है। यहां पर 11 जनवरी 2021 का एक सर्कुलर मिला, जिससे पता चलता है कि एनआरए के मुख्यालय के लिए 31 पद बनाए गए हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 24 पद बनाए गए हैं। इससे यह भी साफ होता है कि 1 फरवरी 2020 की घोषणा के 1 साल बीत जाने के बाद इस एजेंसी के अधिकारियों के लिए पद का सृजन किया गया था। जिस एजेंसी को भर्ती करनी है उसी के अफसरों की भर्ती पूरी हुई है या नहीं पता नहीं चल पा रहा है। बस इतना पता चलता है कि ऐलान के 1.5 साल बाद अफसरों के पदों का सृजन हुआ है। जिस एजेंसी को करोड़ों छात्रों की परीक्षाएं करानी है उसके लिए 55 अफसर काफी हैं। इस पर अलग से बहस हो सकती है, पर बहस किसी और चीज पर होगी। कहीं मामला आउटसोर्स करने का तो नहीं है, यह भी पूछा जा सकता है। बहरहाल 11 जनवरी 2021 का सर्कुलर है
कि 3 निदेशक नियुक्त होंगे, इसके 7 महीने बाद, इस सर्कुलर के 7 महीने बाद यानी 28 जुलाई 2021 की खबर मिलती है कि हेमंत कुमार पाटिल को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का निदेशक बनाया गया है। तो आपने यह जाना कि भर्ती एजेंसी की नियुक्ति होने में ही 7 महीने लग गए। इससे इतना तो साफ हो गया कि जब निदेशक की नियुक्ति हुई है तो कम से कम दफ्तर भी होगा, मुख्यालय भी होगा। हमने काफी मेहनत की कि एनआरए का पता चल जाए। सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी की साइट से एनआरए पर 8 पन्नों का एक बुकलेट मिला, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर है और सुनहरे भविष्य की ओर प्रस्थान करने वाले मुस्कुराते निश्चिंत युवाओं की भी तस्वीरें हैं। परीक्षा की खूबियां बताई गई हैं। नवंबर 2021 में बुकलेट तैयार हुआ है, मगर फरवरी 2022 तक एनआरए कहां है, कौन सी परीक्षा ले रही है ये एजेंसी, इसका पता नहीं। 1 फरवरी 2020 को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान हुआ था, वो एजेंसी कहां है? 2 साल बीत चुके हैं। खबरों में छपा है कि कैबिनेट ने इस बात की भी मंजूरी दी थी कि अगले 3 साल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना के लिए 1517 करोड़ दिए जाएंगे। इस पैसे से स्थापना होगी और देश भर में परीक्षा केंद्र बनेंगे। तो सरकार ने इस मामले में अभी तक कितने पैसे दिए हैं, कहां खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, हम पता नहीं लगा सके। उम्मीद है सरकार बता देगी, तो अगले दिन के कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। तो आपने जाना कि जो ऐलान होता है उसे जमीन पर आने में कितना वक्त लग रहा है। 2 साल में केंद्र सरकार नई भर्ती एजेंसी के तहत परीक्षा शुरू नहीं करा सकी। एजेंसी की हालत भी भर्ती परीक्षा जैसी है। इसके चालू होने में परीक्षाओं की तरह 2-2 साल लग जा रहे हैं। उत्तर भारत में इस परीक्षा एजेंसी को लेकर कोई बहस नहीं है, क्योंकि वो लोग इस वक्त सबसे ज्यादा उन्हें धार्मिक मुद्दों का अभ्यास कराया जा रहा है चैनलों के जरिए। लेकिन दक्षिण भारत में नीट मेडिकल परीक्षा को लेकर जोरदार बहस चल रही है। मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई गई, जहां दोबारा नीट एग्जेम्पशन बिल पर चर्चा हुई और इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। पिछले साल सितंबर में भी यह बिल पास किया गया था, मगर राज्यपाल RN रवि ने वापस कर दिया। बीजेपी के विधायकों को छोड़कर सभी दलों ने मतदान में हिस्सा लिया और बिल के पक्ष में वोट किया। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन का भाषण पढ़िएगा, जिसका विस्तृत अंश हिंदू अखबार में छपा है। मुख्यमंत्री ने हवा में नीट के खिलाफ तर्क नहीं दिए हैं, बल्कि पूरी तैयारी और ठोस तर्कों के आधार पर अपनी बात रखी है, नीट का विरोध किया है। कहा है कि इस परीक्षा के कारण केवल पैसे वाले और कोचिंग वाले छात्रों को मदद मिल रही है। गरीब और साधारण घरों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं। तमिलनाडु ने जस्टिस AK राजन की कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट यह बात कहती है। गरीब और कमजोर छात्रों के लिए परीक्षा कैसी हो, इसके लिए तमिलनाडु में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। राजनीति हो सकती है, लेकिन तर्कों की तैयारी देखिए तो पता चलता है कि वहां के नेता अपने गरीब छात्रों के हित में कैसे एकजुट हैं और तैयार हैं। क्या यह सवाल उत्तर भारत के नेताओं के नहीं होने चाहिए कि नीट जैसी परीक्षा से केवल अमीर छात्रों को मौका मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है जो लाखों रुपए की कोचिंग कर सकते हैं? तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? क्या यह सवाल उत्तर भारत के सभी दलों के सांसदों के नहीं होने चाहिए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है किधर? उत्तर भारत के तमाम राज्यों की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सड़क पर युवा हैं, राजस्थान से लेकर यूपी, झारखंड से लेकर बिहार तक में, लेकिन आज तक इन परीक्षाओं की खामियों को दूर नहीं किया गया। भर्ती परीक्षाओं को विश्वसनीय नहीं बनाया गया। कोई 2011 की भर्ती के लिए लड़ रहा है, तो कोई 2014 की भर्ती के लिए। हम मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। अगर कोई छात्र कोरोना के कारण या किसी भी कारण 10वीं की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया है, तो उसे भरने का मौका दिया जाएगा। बस 900 रुपए की जगह 10,000 रुपए लेट फीस ली जा रही है। परीक्षा शुल्क 900 रुपए, विलंब शुल्क 10,900 रुपए। हमने कोई शून्य गलत नहीं लगाया। ये मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में देरी के लिए विलंब शुल्क है। सरकारी स्कूल के इन बच्चों के सिलेबस में हिंदू, मुस्लिम या हिजाब नहीं है। ये उस विलंब शुल्क से परेशान है जिसके लिए इनके कई दोस्त परेशान हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग ये इतनी फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरे फादर इतना इनकम ही नहीं कर पाते हैं कि नेक्स्ट डे वो 10,000 रुपये भर पाएँ।
और इस हिसाब से मेरा ही नहीं, अगर अदर बच्चों को देखा जाए तो उनकी स्टडी को लेके ये बहुत गलत चीज़ है कि पेरेंट्स 10,000 रुपये भरे इस कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के इस दौर के बाद। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल बता रहा है ये गणित पहले से लागू है ताकि बच्चे फीस भरने का अनुशासन रखें। मंडल जो परीक्षा आयोजित कर रहा है पिछले कई वर्षों में हम देखेंगे तो एक निर्धारित तिथि के बाद मंडल विलम्ब शुल्क लेता है और विलम्ब शुल्क का प्रावधान विश्वविद्यालय, जितने भी भारत में मंडल है, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, परीक्षा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, सभी बोर्ड में परीक्षा की निर्धारित तिथि के बाद परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विलम्ब शुल्क का प्रावधान है। कोरोना काल में फीस का गणित अभिभावकों को परेशान कर रहा है। पिछले साल मंत्री जी का ये सुझाव अभिभावकों का था, इस साल वो गणवेश की फिक्र में हैं। हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। हालांकि सरकार ने कह दिया है कि हिजाब को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हिजाब को लेकर क्या कोई भी विवाद नहीं है और ऐसा कोई भी प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। वैसे काश सरकार डिंडौरी के झोपड़े वाले स्कूल, धार के लुल्हेरा बुजुर्ग में टाट पट्टी पर बैठे बच्चों के स्कूल की जर्जर इमारत में बंधे मवेशियों या विदिशा के स्कूल में मैदान में बने खेत की सुध लेती। काश उसे पता होता कि यूनिसेफ की रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की वजह से देश में करीब 15 लाख से ज्यादा स्कूल बंद रहे, जिससे 28 करोड़ से ज्यादा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश में 99,987 सरकारी स्कूलों में 1582 स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है, 43,351 स्कूलों में बिजली नहीं है, 2,760 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। ये खबर सिर्फ आंकड़े नहीं, सरकारी प्राथमिकताओं की भी बानगी है। आप समझिए कि कैसे सरकारें सिर्फ सुर्खियों के प्रबंधन में लगी हुई हैं। कोरोना के इस दौर में अगर सरकारी कंप्यूटर खराब हों, आप बीमार हों, तो भी हर्जाना आप ही को भरना पड़ेगा, वो भी 10 गुना तक। बाकी अगर पाठ्यक्रम में रोजगार, शिक्षा के कठिन सवाल हों तो उसे बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम का सिलेबस तो आ ही जाता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा था। जिस राज्य में 5 करोड़ लोग गरीब हों, उस राज्य के मंत्री और अफसर फैसला करते हैं कि 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरने की लेट फीस 10,000 होगी। इनकी उदारता की तारीफ संयुक्त राष्ट्र तक में होनी चाहिए, वरना तो यह भी हो सकता था कि अफसर फॉर्म भरने के बदले बच्चों के मकान और जमीन उनके बाप दादाओं के जब्त करा लेते। पॉजिटिव सोचिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, केवल 10,000 मांग रहे हैं। अब हम आपको आत्महत्या से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले यह भी बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी मानसिक रूप से परेशान है तो तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं। केंद्र सरकार के इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, 1800-500-0019 पर फोन करें। सर्च करने में भी कई दिक्कतें आईं, कई बार नंबर आसानी से नहीं मिले। अगर आप सुसाइड हेल्पलाइन इंडिया सर्च करेंगे तो मुमकिन है किसी NGO का नंबर मिल जाए, सरकार का ना मिले। यह सरकार के लिए फीडबैक है जो हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं कि लघु मध्यम उद्योगों को मदद दी गई है। यह मदद लोन के रूप में दी गई है। दुनिया के कई देशों में इस सेक्टर के हाथ में पैसा दिया गया है, कर्मचारियों के खाते में अतिरिक्त पैसे डाले गए। उसकी तुलना में भारत की यह नीति लाखों करोड़ की हेडलाइन जरूर बनाती है। अच्छा लगता है 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, लेकिन मदद करने के नाम पर डूब रहे कारोबार पर और कर्जा डाल देती है। बागपत के बड़ौद जिले के एक व्यापारी पति पत्नी ने एक साथ जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उनका व्यापार घाटा काफी बढ़ गया था। इन्होंने मोदी सरकार की नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स है उसे ध्यान से देखिए। यह सरकार का ही जवाब है जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित रूप से राज्यसभा में दिया है। इस जानकारी के हिसाब से 2018 से 2020 के बीच 16,000 से अधिक लोगों ने दिवालिया होने या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या की है।
जबकि 9,140 लोगों ने बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे दी है। तो यह हालत है बेरोजगारी और कर्ज के कारण आम लोगों की। अब हम आपको सुकीर्ति की रिपोर्ट दिखाते हैं। अरे तू तो मान ले, सरकार तो मानती नहीं इस दुनिया में किसी की बात है। शरीर बदल जाएगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। पश्चिमी यूपी के बागपत में 40 साल के जूता कारोबारी राजीव तोमर का ये वीडियो डरा देता है। गुरुवार को होने वाले मतदान से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में खुदकुशी करने की कोशिश की। 38 साल की उनकी पत्नी पूनम तोमर ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की। राजीव इस समय अस्पताल के आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती हैं। उनकी पत्नी की मौत हो गई। वो जब पति को खुदकुशी की कोशिश से नहीं रोक पाई तो खुद भी खुदकुशी कर ली। वीडियो में तोमर प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते दिखे। उन्होंने खुद को हुए भारी आर्थिक नुकसान के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। भाइयों जिनका कर्ज है मैं दूंगा, कहते आत्माएं बदलती है, जीवन बदलता है, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो शेयर करो जितना कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। देशद्रोही नू देश में विश्वास है, लेकिन अगर मोदी जी को शर्म होगी तो अपनी चीजें बदल ले आज से ही। मैंने नहीं कहा सारे काम खराब किए, लेकिन छोटे दुकानदार, किसान के बिल्कुल हितैषी नहीं है। तोमर का बागपत के बड़ौत में जूते का शोरूम था। परिवार के सदस्यों का कहना है कि राजीव ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वो कितनी आर्थिक परेशानी में हैं। ही वॉज वेरी जॉली पर्सन, तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो हाँ, वो उसमें कुछ समथिंग डिप्रेशन टाइप उसको था, हुआ, अब लगता है हमें। लेकिन इलाके के बाकी व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी का असर सभी के व्यापार पर पड़ा है। मिलते थे बस, वैसे कोई ऐसी बात नहीं बताई उन्होंने। पर जहाँ देखते थे पहले तो उनकी रात के 10 बजे तक खुली रहती, बहुत गाहक थे, अब तो उसकी बहुत मंदी थी। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में तोमर बीजेपी को समर्थन से जुड़ी पोस्ट शेयर किया करते थे। कई बीजेपी नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट की हैं। हाँ, ऑफिशियली तो इनका नहीं था। हाँ, बस सिर्फ ये तो उनके साथ में उनकी आइडियोलॉजी से या उनका जो भी विचार हैं, बस ये था कि भाई ये सतपाल सिंह एमपी है, बस चलो उनसे जुड़ा हो। बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं, वो एकदम इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट, समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया है। जो पारंपरिक क्लस्टर्स होते थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का क्लस्टर, कानपुर में लेदर, इनको हम और मजबूत बनाएं। पुलिस बाकी सभी पहलुओं की जांच कर रही है, पर फिलहाल एक पूरा परिवार बिखर गया है। 2 बच्चों ने अपनी मां को खो दिया है और उनके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ौत बागपत से श्याम परमार और कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको लगा होगा कि बोरिंग टेलीविजन देख रहे हैं, आपको लगना भी चाहिए। जिस तरह से न्यूज चैनलों ने पहले स्पीड न्यूज दिखाकर और अब 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो दिखाकर ताकि आप वायरल कर सकें, आपके देखने की क्षमता रौंद दी है, उसमें इस तरह के कार्यक्रम नीरस नहीं लगेंगे तो आपको बर्बाद करने के लिए चैनलों ने जो मेहनत की है वो बेकार मानी जाएगी। अपने आसपास की आर्थिक तबाही को देखिए, फिर आसपास के मीडिया स्पेस को देखिए, जहां हर दिन कोई ना कोई नया धार्मिक भूचाल पैदा किया जाता है, जिसकी सतह के नीचे का एजेंडा एक ही होता है, मुसलमानों से नफरत की आग को जलाए रखना। थोड़ा टाइम निकालकर यह भी देख लीजिए कि घर का चिराग कहीं दंगाई तो नहीं बन रहा है और चूल्हा कहीं बुझ तो नहीं रहा है। बाकी ब्रेक ले लीजिए। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई सीटों का गठन बीजेपी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। नजीर की यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चुनावी मानचित्र को नए सिरे से बनाने की कवायद जारी है, लेकिन इस कवायद में जुटा परिसीमन आयोग आलोचनाओं के घेरे में है। पहली आलोचना दिसंबर में हुई, जब आयोग ने बीजेपी के प्रभाव वाले जम्मू इलाके को 6 और सीटें देने का प्रस्ताव रखा।
जबकि उससे ज्यादा आबादी वाले कश्मीर में सिर्फ एक सीट बढ़ाने का प्रस्ताव था। कश्मीर में बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में बना आयोग अब एक ताजा विवाद में आ गया है। आयोग ने विधानसभा सीटों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने से जुड़ा ड्राफ्ट जारी किया है। बाकी राजनीतिक दलों का दावा है कि यह भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। उदाहरण के लिए मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ जिले में 2 विधानसभा सीटें थीं और दोनों ही मुस्लिम बहुल थी। नए ड्राफ्ट में जिले में 3 सीटों का प्रस्ताव है। इनमें से 2 को हिंदू बहुल सीटों की तरह तैयार किया गया है। इसी तरह मुस्लिम बहुल डोडा जिले में भी 2 सीटें थीं और ये दोनों भी मुस्लिम बहुल थीं। यहां भी सीटों को 2 से बढ़ाकर 3 करने का प्रस्ताव है। सीमाओं को इस तरह बांटा गया है कि इनमें से 2 सीटें हिंदू बहुल हो जाएंगी। जम्मू प्रांत में मुस्लिमों की तादाद काफी तेजी से नीचे गई है। यहां पहले 13 मुस्लिम बहुल सीटें थीं जो अब बस 10 रह गई हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों ने आयोग पर राजनीतिक तौर पर पक्षपात का आरोप लगाया है और दोनों ही प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है। जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। परिसीमन आयोग के दूसरे मसौदे ने नए विवाद खड़े कर दिए हैं। आयोग के 5 एसोसिएट सदस्य, जिनमें से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं और 2 बीजेपी के, उन्हें 14 फरवरी से पहले इस मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया मानने के लिए आयोग मजबूर नहीं है। उधर बीजेपी ने परिसीमन आयोग पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इस डिलिमिटेशन के बाद ये लोग चिल्ला रहे हैं एनसी या पीडीपी, इनकी जो जागीर थी वो खत्म हो चुकी है। इनकी परिवारवाद की राजनीति खत्म है। घाटी में सबसे ज्यादा पंडितों वाले श्रीनगर की हब्बा कदल सीट परिसीमन में गायब ही हो गई है। पंडितों को अब श्रीनगर की अलग अलग सीटों में बांट दिया गया है। हब्बा कदल सीट को तोड़कर उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कमजोर कर दिया है। अब वहां से किसी पंडित के चुने जाने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।